गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजी एंड ह्यूमन फ्यूचर, पारिस्थितिकी एवं मानव भविष्य। इसका पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में बदलते हुए पर्यावरण में मानव के सामने जो समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब उससे आगे की बात हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। देखिए, प्राकृतिक समुदायों के रूपांतरण में मानव की भूमिका, रोल ऑफ मैन इन मॉडिफाइंग नेचुरल कम्युनिटीज। मनुष्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण शक्ति होने से प्राकृतिक वातावरण को बदलने की प्रवृत्ति दर्शाता है। सामान्यतया प्राकृतिक वातावरण में बदलाव एक तो अनुकूलन के कारण होता है, एडेप्टेशन के कारण होता है, तो दूसरा मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से भी बदलाव लाने की क्रिया को संपन्न करता है। यद्यपि मनुष्य को प्रकृति में विभिन्न घटकों एवं शक्तियों से सामंजस्य बिठाना पड़ता है। प्रकृति में किसी भी एक घटक में परिवर्तन होने पर पारिस्थितिकी तंत्र में भी परिवर्तन प्रदर्शित होने लगता है। इससे अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार आधुनिक मानव प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करने में लगा है। यह प्रभाव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यक्ष प्रभाव, डायरेक्ट इम्पैक्ट्स, और दूसरा अप्रत्यक्ष प्रभाव, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स। प्रत्यक्ष प्रभाव, डायरेक्ट इम्पैक्ट्स की बात करें, इस प्रकार के प्रभावों को उद्देश्य पूर्ण प्रभाव भी कहा जाता है। इस प्रकार के प्रभावों से उत्पन्न परिणाम के बारे में मनुष्य स्वयं ही जानता है। मनुष्य अपने भौतिक तथा आर्थिक विकास के लिए इस प्रकार के प्रभावी से पर्यावरण में बदलाव करता है और कुछ प्रमुख परिवर्तन इसमें निम्नानुसार माने गए। पहला, निर्माण तथा खनन, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन, बड़े बड़े बांध का निर्माण, सिंचाई हेतु नहरों का जाल बिछाना, नदियों की जलधारा को मोड़ने संबंधित कार्य, खनिज तथा खनिज तेल निकालने का कार्य आदि के द्वारा वह मनुष्य प्राकृतिक वातावरण में निश्चित ही परिवर्तन कर रहा है। अगला है कृषि या एग्रीकल्चर। मनुष्य अपने खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन तथा व्यावसायिक कृषि कार्यों के अंतर्गत रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग कर रहा है। फलस्वरूप वनस्पति वर्ग के जीव प्रभावित हुए हैं तथा मिट्टी एवं जंतुओं में प्रदूषण या पॉल्यूशन की समस्या भी विकराल स्वरूप लेती जा रही है। मशीनीकरण के कारण भी कृषि गतिविधियों में बदलाव दिखाई देने लगा है। समेकित रूप से पर्यावरण पर इन सभी का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखा जा सकता है। अगला है भू उपयोग में परिवर्तन, मॉडिफिकेशन इन लैंड यूज। मनुष्य अपने लाभ के लिए जंगलों को साफ करने में लगा है। वनों को नष्ट कर अपनी कृषि का विस्तार करने से वन प्रतिशत कम होता जा रहा है। उद्योगों तथा शहरीकरण के विस्तार में भी भूमि का उपयोग अपेक्षाकृत बढ़ा है, जबकि यह सर्वज्ञात तथ्य है कि 1/3 भूमि पर वनों का होना पर्यावरण के संतुलन के लिए परमावश्यक माना गया है। मानव अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए वन तो क्या, घास के मैदानों को भी साफ करने में लगा है। इससे होने वाले प्रभाव अत्यंत ही विनाशकारी सिद्ध होंगे। मौसम रूपांतरण, वेदर मॉडिफिकेशन। मौसम में भी बदलाव लाने के लिए मानव प्रवृत्त हो रहा है। वर्षा को प्रेरित करना, मेघ बीजन, क्लाउड सीडिंग, कोहरे तथा बादलों को उसके स्थान से हटाना, ओलावृष्टि को रोकना आदि आदि मानवीय गतिविधियां ऐसी हैं जिसमें मौसम में बदलाव आता है। बड़े बड़े बांधों के कारण भूगर्भीय शैलों का संतुलन अव्यवस्थित हो जाता है, फलतः भूकंप जैसी घटनाएं घटित होती है। खनिज तेल के कुओं में द्रव स्थितिक दाब, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ाने के लिए जब जल का पंपिंग किया गया तो लॉस एंजल्स में सन 1963 में भूकंप के झटके आने प्रारंभ हो गए। इसी प्रकार 11 दिसंबर 1967 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोयना बांध के कारण भीषण भूकंप आया था। इसी प्रकार भूगर्भीय हलचल के कारण ही महाराष्ट्र के लातूर जिले में 1993 में तथा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 26 जनवरी 2001 को प्रलयंकारी भूकंप आया था। इनके भी अध्ययन वर्तमान समय में किए जा रहे हैं। मनुष्य अपने क्रियाकलापों से वायुमंडल में अत्यधिक ऊर्जा को विमोचित करके पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, वातावरण को प्रभावित कर रहा है। हाइड्रोकार्बन्स का अत्यधिक उपयोग कर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को वह बढ़ा रहा है। मनुष्य की जब अपनी आवश्यकताएं, जो मूल आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति हो जाती है, तो वह अपनी द्वितीयक आवश्यकताओं जैसे व्यवसाय तथा अन्य उद्यम
शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार आदि के साधनों के विकास में जुट जाता है तथा इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य अपने वातावरण से ही विभिन्न संसाधनों के माध्यम से करने लगता है और इस प्रकार पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है। दूसरा है प्रत्यक्ष प्रभाव, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स। प्रभावों का यह प्रकार निरुद्देश्य प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रभाव मनुष्य द्वारा तथाकथित विकास की धारा बढ़ाने के कारण उत्पन्न होता है। इन प्रभावों को हम पहले से नहीं जान सकते हैं, ये अनियोजित अनप्लान्ड होते हैं तथा प्रभावित होने पर ही इनके बारे में कुछ कहा अथवा अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए समुद्रों में तेलवाहक जलपोतों से होने वाला रिसाव पर्यावरण को अकल्पनीय हानि पहुंचाता है। समुद्रों में रहने वाले जो है मछलियाँ और छोटे जीवों को बड़ा नुकसान पहुंचता है। साथ ही पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां भी इससे नुकसान ढोती है, नुकसान होता है उन्हें। कारखानों अथवा उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट तथा जल विमोचन आदि जिसमें भारी धातुओं की मात्रा अत्यधिक होती है, वातावरण को अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित कर संतुलन पैदा करते हैं। वर्तमान में मच्छरों को मारने में प्रयुक्त किया जाने वाला अत्यधिक विषैला पदार्थ डीडीटी वातावरण में भोजन श्रृंखला के माध्यम से जंतुओं और मानव शरीर में पहुंचकर उनमें अनेकों विकार उत्पन्न कर रहा है। वैज्ञानिक पौधों में आनुवंशिक सुधार के नाम पर उनके मूलभूत गुणों को परिवर्तित कर रहे हैं। इससे अनेक वनस्पति वर्ग के जीवों के विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया। वनों का भी अत्यधिक विनाश स्थानांतरण, कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण हुआ है। जलवायु में भावी परिवर्तन, फ्यूचर चेंजेज इन क्लाइमेट। जैसा पृथ्वी का 5 अरब वर्षों का इतिहास बताता है कि इस दौरान पृथ्वी पर भयंकर गर्मी और भयंकर शीत की प्रधानता रही। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अनुमानतः 70 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हिमयुग की प्रधानता रही है। भारत सहित चीन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र इस दौरान बर्फ से पूर्णतया ढके रहे तथा इसके पश्चात 3 करोड़ वर्ष तक का दूसरे हिमयुग का प्रभाव पृथ्वी पर रहा। इसका प्रभाव अनेक अतिरिक्त क्षेत्रों पर भी रहा। इस कालखंड को हम प्लीस्टोसीन काल कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमयुग के दौरान पृथ्वी के गर्भ क्षेत्र बर्फ से तो नहीं आच्छादित हो पाए, किंतु उस क्षेत्र की वनस्पति अवश्य नष्ट हो गई। इसके कारण रेगिस्तान और आगे की ओर बढ़ते चले गए। कालाहारी रेगिस्तान भूमध्य रेखा तक तथा सहारा पूर्वी अफ्रीका तक बढ़ गया। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में भी मध्य भाग का रेगिस्तान पूरे महाद्वीप तक बढ़ गया। एक लघु हिमयुग का प्रारंभ पुनः 15वीं शताब्दी में हुआ। इसी समय प्लेग जैसी महामारी का प्रकोप भी उल्लेखनीय है, जिसने अनगिनत जाने ली। 18वीं सदी के अंतिम दशक में अनेक वर्षों तक भयंकर अकाल की स्थिति बनी रही एवं भयंकर ठंड से फसलें बर्बाद हो गई। दैनंदिन तापमान जानने की विधि के अभाव के कारण ठंड के बारे में हमारा ज्ञान इतना अधिक नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक लघु हिमयुग भी समाप्त हो गया। यह निष्कर्ष थर्मामीटर के आविष्कार के पश्चात उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। पृथ्वी के ठंडी तथा गर्म होने के क्रम को ड्यूवर्ट लैम्प, जो ब्रिटिश जलवायु विशेषज्ञ है, ने अध्ययन कर ये बताया था कि इस शताब्दी के अंत में यह अगली शताब्दी के प्रारंभ में पुनः लघु हिम का प्रारंभ हो सकता है। किंतु डेनमार्क के भौतिक शास्त्री डांसगार्ड का मानना है कि पृथ्वी की ठंडी होने की अवधि 20 से 25 वर्ष तक रहेगी और इसके पश्चात पुनः गर्मी प्रारंभ हो जाएगी। एक समुद्री गर्भ अन्वेषक एमी लियानी के अनुसार तो गत 4 लाख सालों में भयंकर शीत का 8 और गर्मी के साथ दौर आ चुके हैं। इसके अनुसार 2000 वर्ष बाद कभी भी हिमयुग आ सकता है। चेकोस्लोवाकिया के पर्यावरण विशेषज्ञ जिरी कुमला का ऐसा मानना है कि आज तक सुखद जलवायु 10,000 वर्ष से अधिक नहीं रही है, अतः भावी हिमयुग सन्निकट ही है। इसी क्रम में ब्रिटिश जलवायु विशेषज्ञ ड्यूवर्ट लैम्प का मत है कि पृथ्वी की जलवायु प्रत्येक 200 से 400 वर्षों में बदलती रहती है। जलवायु में परिवर्तनों के कारणों पर अगर दृष्टिपात करने पर हमें ज्ञात होता है कि सूर्य की किरणों का तिरछापन, वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण की मात्रा आदि प्रमुख कारण माने गए हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से भी अस्थायी तौर पर जलवायु में परिवर्तन के उदाहरण मिलते हैं। सुमात्रा में 1815 के ज्वालामुखी विस्फोट ने अगले पूरे वर्ष का मौसम ही बदल दिया था। उत्तरी न्यूयॉर्क तथा न्यू इंग्लैंड में तो 1816 का वर्ष बिना ग्रीष्म ऋतु का ही माना जाता है। कारण है कि वर्ष भर वहाँ धुंध और कोहरा ही छाया रहा था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से पृथ्वी पर ताप बराबर बढ़ रहा है। यह भी ध्यान देने योग्य है, वातावरण में धूल कणों की मात्रा में भी निरंतर वृद्धि से पृथ्वी की सतह पर ताप कम करने में सहायक हो रही है। प्रदूषण का बढ़ता स्तर आदि समेकित रूप से जलवायु में भावी परिवर्तन होने के संकेतक है। परिवर्तनों के बारे में वर्तमान में स्पष्ट कुछ भी कहा जाना असंगत होगा।
मानव भविष्य की बात करें, ह्यूमन फ्यूचर की, वर्तमान में हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब को पार कर चुकी है। ऐसी स्थिति में हमारे पास उपलब्ध भूमि पर खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति भी एक आसन्न संकट के रूप में मुंह बाएं खड़ी है। इसके लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों, योजना निर्माताओं तथा प्रबंधकों को विचार करके ही आगे कदम उठाने होंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानव भविष्य सीधे ही जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से जुड़ा हुआ है। मानव की बढ़ती जनसंख्या के कारण दूसरे जीवों की संख्या में ह्रास हो रहा है। यह वर्षानुवर्ष घटती जा रही है। अतः विविध प्रकार के जीवों की रक्षार्थ एवं प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला को बचाने के लिए जैविक विविधता का संरक्षण करना परम आवश्यक है। इसी संदर्भ में 1994 की जयपुर में संपन्न विज्ञान कांग्रेस में भागलपुर विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर के.एल. बिलग्रामी का जैविक विविधता और उसका संरक्षण विषय पर व्याख्यान अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि तकनीकी प्रगति भी जैविक विविधता पर खतरा बनी हुई है। आपके अनुसार पहले चावल के अनुमानित 30,000 किस्मों का उत्पादन होता था, किंतु इस सदी के अंत तक ये संख्या मात्र 210 ही रह जाएगी। इसका कारण वनों का विनाश, ओजोन परत का क्षरण, अम्लीय वर्षा, जनसंख्या विस्फोट, पृथ्वी का अनवरत अधिक गर्म होते जाना, चिकित्सा एवं शोध के में सूक्ष्म जीवों तथा पादपों का बढ़ता उपयोग भी विलुप्तता का मुख्य कारण बन रहा है। प्रोफेसर बिलग्रामी के अनुसार विलुप्त होने वाले जैव प्रजातियों का गुणन भी जरूरी है। आपका मानना ऐसा है कि चींटियां, जो किसान का मित्र मानी जाती है, कि 43 प्रजातियों का संरक्षण लेग्यूमिनोसी कुल के एक पादप के संरक्षण से स्वतः ही हो जाता है। मनुष्य की जनसंख्या पर प्राकृतिक नियंत्रण भोजन की कमी, बीमारी तथा युद्ध के द्वारा होता है। इस जनसंख्या को कम करने में कई दूसरे कारक भी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। विश्व में लंदन के बराबर आबादी प्रत्येक माह बढ़ रही है। पॉपुलेशन कंसर्न, जो एक संस्था है, के वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर कहा जा सकता है कि 10 साल पश्चात 3 लोग अरब झोपड़ियों में रहने लगेंगे। और संस्था की रिपोर्ट बताती है कि सन 2000 तक विश्व की आबादी 6 अरब 40 करोड़ को हो गई है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि मानव जनसंख्या 6 अरब 20 करोड़ तक सन 2000 में पहुंच जा चुकी होगी तथा प्रति माह इसमें 73 लाख की बढ़ोतरी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या कोष की बैठक में जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रतिवर्ष $9 अरब खर्च करने के प्रस्ताव पारित होने के पश्चात भी मात्र $4.5 अरब ही प्रतिवर्ष खर्च किए जा रहे हैं। यह विडंबना ही है कि 3 सप्ताह का सैन्य खर्च अमेरिका का ही $4 अरब है। संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य संस्थाओं की रिपोर्ट पर दृष्टिपात करें तो हमें ज्ञात होता है कि वर्तमान में एशिया की 25 से 75% आबादी जो है झोपड़ियों में रहती है, जो इस सदी के अंत तक 60% तक पहुंचने की संभावना है। हमारे प्राकृतिक साधन सीमित हैं और इनका संरक्षण भी परम आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर भी हमें पूरा ध्यान देना होगा। जन्म नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल की भूमिका भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके कारण तक कृषि उत्पादन बढ़ाने में, विश्व की जनसंख्या को स्थायी रखने में मदद मिल सकती है। विकसित मानव मस्तिष्क वैश्विक पर्यावरण संबंधित समस्याओं का हल भी ढूंढने में लगा है, किंतु सर्वप्रथम तो समस्या का विज्ञान होना आवश्यक है। समेकित तथ्यों के संदर्भ में समस्याओं के समाधानार्थ यदि मनुष्य निम्नानुसार कदम उठाकर चरणबद्ध रूप से इन्हें क्रियान्वित करे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी तथा मानव भविष्य और अधिक सुरक्षित हो सकेगा। पहला, हमें क्या क्या उपाय करने होंगे? जनसंख्या विस्फोट को रोकना होगा, अर्थात बढ़ती जनसंख्या पर कारगर तरीकों से नियंत्रण स्थापित करना होगा। दूसरा, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के करने के लिए विशिष्ट तकनीक विकसित कर उन्हें अपनाना होगा। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग रोक करके संरक्षण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना होगा। चौथा, पर्यावरण के प्रति धनात्मक सोच विकसित करने तथा साथ ही शिक्षा द्वारा उचित दृष्टिकोण को प्रसारित करना होगा। पांचवा है, गांव में नगरीय सुविधा सुलभ कराकर महानगरों तथा नगरों के तेजी से हो रहे विस्तार को या नगरीकरण को रोकने के उपाय करना होगा। छठा, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का विस्तारीकरण तथा ऊर्जा के संसाधनों को संरक्षण करना होगा। सातवां, औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के उपाय हमें लागू करने पड़ेंगे तथा अपशिष्टों के पुनः उपयोग करने की तकनीक भी हमें विकसित करनी होगी। आठवां है, मनुष्य के चारित्रिक पतन को रोककर भौतिकवादी दृष्टिकोण को परिवर्तित करना होगा। नौवां, विशुद्ध वैज्ञानिकता को मानवतावादी दृष्टि प्रदान करते हुए समाज अथवा अर्थात समष्टि का हित करना होगा। 10वां, प्रकृति को मात्रवत मानकर तदनुरूप आचरण करना होगा। उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान देने तथा उन्हें व्यावहारिक रूप से योजनाबद्ध अमल में लाने पर ही मानव भविष्य को अंधकार से उजाले की ओर मोड़ा जा सकता है। और इन बातों पर यदि दृढ़तापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया
तो मानव भविष्य पर प्रश्न चिन्ह वर्षानुवर्ष गहराता ही चला जाएगा। पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से करने योग्य अन्य उपाय है जो है हमारे देश भारत के संदर्भ में मानव भविष्य को विनाश से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय हमें करने होंगे, अन्यथा हमारा भविष्य क्या होगा ये कल्पना करना भी हमारे लिए अत्यंत कठिन होगा। पहला, जनसंख्या वृद्धि की समस्या का समाधान हमें त्वरित रूप से करना होगा। अनेक नियंत्रणकारी तकनीकों के अतिरिक्त स्व अनुशासन ही इस समस्या का कारगर निदान हो सकता है। दूसरा, हमें पश्चिमी भौतिकवाद को समझकर इसे त्यागना होगा। हमारे यहाँ बिना पश्चिमीकरण के भारतीयकरण की आवश्यकता अधिक है। तीसरा, मनुष्य को प्रकृति पर विजय पाने की लालसा पर लगाम लगानी होगी और यह समझना होगा कि मानव भी प्रकृति का एक जीवंत घटक है। चौथा, प्रकृति के प्रति हमारे व्यवहार में हमें बदलाव लाना होगा। पांचवा, मानव स्वास्थ्य में सुधार तथा रोग नियंत्रण के प्राकृतिक उपायों का अधिक सहारा लेना होगा ताकि घटती रोग प्रतिरोधी क्षमता में पुनः वृद्धि हो सके। छठा, वन संरक्षण पर पूरा ध्यान देकर हमें वृक्षारोपण की क्रियान्विति उचित रीति से करनी होगी। सातवां, आनुवंशिकी से संबंधित शोध कार्यों को परख कर ही क्रियान्वित करना होगा, अन्यथा बिना नियंत्रण के हानि अधिक तथा लाभ कम होने की स्थिति बन सकती है। आठवां, अंतरिक्ष में वर्तमान में जो स्थिति बन रही है वह अत्यंत ही भयावह है। इस परिप्रेक्ष्य में अंतरिक्ष अभियानों पर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर ही हमें आगे बढ़ना होगा और ये मानव के सुखद भविष्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, परमावश्यक है। नवा, विभिन्न रसायनों के उपयोग को भी विवेकपूर्ण तथा युक्ति संगत करना होगा जिससे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव नहीं पड़े। 10वां, विकास से संबंधित योजनाओं को पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में ही क्रियान्वित करके संतुलन बनाए रखने में सहायता की जा सकती है। 11वां, सुरक्षा से जुड़ी विशिष्ट तकनीकों को भी पर्यावरण के दृष्टिकोण से लागू करने के बारे में हमें कदम उठाने होंगे। 12वां, दिनों दिन बढ़ते शोर अथवा ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रणकारी उपाय हमें लागू करने होंगे। 13वां है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले रसायनों का उपयोग हमें कम से कम करना होगा। 14वां, पर्यावरण में बढ़ती जा रही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा को कम करने के उपाय हमें करने होंगे। 15वां, जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल के उपयोग में भी हमें निरंतर कमी करनी होगी। 16वां, चारागाहों का संरक्षण भी पर्यावरण संतुलन का एक प्रमुख आधार है, अतः चारागाहों की सुरक्षा और संरक्षण पर भी हमें पूरा ध्यान देना होगा। 17, ऐसे जीव जिनका अस्तित्व ही खतरे में के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कारगर नियंत्रण स्थापित करने होंगे। 18, सामान्य जन को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना होगा ताकि प्रकृति के संरक्षण में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। थैंक यू।